वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। फ्रिक्शन इन वन शॉट के बाद 3-4 क्वेश्चन में एक छोटा सा लेक्चर ब्लॉक एंड ब्लॉक पे लेके आया हूं। इसमें मैं 2 बेसिक केसेस डिस्कस करने वाला हूं कि एक ब्लॉक के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, अगर ऊपर वाले ब्लॉक पे कुछ फोर्स लगाया जाए तो दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन कितना होता है। ऐसा कब होता है कि दोनों ब्लॉक साथ में मूव करते हैं और ऐसा कब होता है कि दोनों साथ में मूव नहीं करते हैं। एक केस होगा जिसमें नीचे वाले ब्लॉक पे कुछ फोर्स लगाया जाएगा और फिर पूछा जाएगा कि कब तक दोनों ब्लॉक्स आपको लगता है साथ में मूव करने वाले हैं। ठीक है, 3 ब्लॉक्स का केस डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि फिलहाल नीट या जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से 3 ब्लॉक का केस जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं ब्लॉक ऑन ब्लॉक हमारा क्रैश कोर्स में। ऊपर वाले ब्लॉक का मास बच्चों 5 किलो है, नीचे वाले ब्लॉक का मास 10 किलो है। इन दोनों ब्लॉक्स के बीच का फ्रिक्शन μs 0.5 और μk 0.4 है और जमीन और लोअर ब्लॉक के बीच का फ्रिक्शन आपको दे रखा है 0.2 और 0.1। ठीक है, सवाल यह है कि यहां पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है बच्चों। अब मुझे बताइए कि दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन आपको क्या लगता है कितना होना चाहिए। तो चलिए हम इसको ब्लॉक बी मान लेते हैं, फिलहाल के लिए इसको ब्लॉक ए मान लेते हैं। तो देखिए आप ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हैं, तो आप सबसे पहले देखिए कि आपके द्वारा लगाया हुआ जो फोर्स है वो इन दोनों ब्लॉक्स के बीच के स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है, तभी ये दोनों ब्लॉक इस ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर स्लाइड करेगा। ठीक है, तो अप्लाइड फोर्स अगर स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन दी ब्लॉक से ज्यादा होता है तो ब्लॉक मूव करेगा। तो लेट अस सी स्टेप 1 क्या हो सकता है हमारा। स्टेप 1 ये हो सकता है कि हम पहले ऊपर वाले ब्लॉक की बात करें। ऊपर वाला ब्लॉक तो अप्लाइड फोर्स है 30 न्यूटन बच्चों, और स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जिसे हम स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं वो है हमारा म्यूएस है 0.5 और 5 किलो के ब्लॉक का वजन है 50 न्यूटन। 5 किलो के ब्लॉक का वजन 50 न्यूटन और यहां से नॉर्मल रिएक्शन R1 भी 50 लगने वाला है। तो स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यूएस टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, यानी 0.5 इंटू नॉर्मल रिएक्शन 50 है, यानी बच्चों स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन 25 न्यूटन आ गया है। तो जाहिर सी बात है आपने जो फोर्स अप्लाई किया है और स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, आपका अप्लाइड फोर्स स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है। तो यहां से आप इतना देख चुके हैं कि अप्लाइड फोर्स स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है, तो देयर विल बी रिलेटिव मोशन बिटवीन द ब्लॉक्स। यानी अब मैं ये बात कंक्लूड कर सकता हूं कि ब्लॉक बी विल स्लाइड ओवर ब्लॉक ए। ब्लॉक बी विल स्लाइड ओवर ब्लॉक ए। ठीक है, तो देखिए ब्लॉक बी विल स्लाइड ओवर ब्लॉक ए। ठीक है, अब अगर स्लाइड करेगा, अगर मूव करेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन तो एक्ट नहीं करेगा, फिर कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा, तो फ्रिक्शन काइनेटिक होगा। तो चलिए फिर अब इन दोनों के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। अब स्टेप 2 में हमें पता लग चुका है जब दोनों मूव कर रहे हैं, दोनों नहीं, ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर स्लाइड कर रहा है, ये हमें पता लग चुका है। ठीक है, तो अब हम इन दोनों ब्लॉक्स का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और देखिए ऊपर वाले ब्लॉक के लिए क्या है, ऊपर वाले ब्लॉक का नाम ब्लॉक बी है, उस पर अप्लाइड फोर्स है 30 न्यूटन का, जो कि क्वेश्चन में गिवन था। हम देख चुके थे कि अप्लाइड फोर्स दोनों के बीच के स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा था, तो फिर मोशन हो रहा है ब्लॉक बी का, तो फिर फ्रिक्शन काइनेटिक एक्ट करेगा जो कि इसके मोशन को अपोज करेगा। कितना होगा, म्यू के टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कितना है 50 न्यूटन, यानी 0.4 टाइम्स 50, यानी बच्चों काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 20 न्यूटन हो गई है। ब्लॉक बी धुआंधार तरीके से आगे भागेगा और यहां पर अब ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन डबल एरो लाइन के अलॉन्ग होगा। जो भी फोर्स है नेट 30 आगे को 20 पीछे को, तो 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाय इसका मास, जो कि कितना है बच्चों, इसका मास है 5, इसका मास है यहां पर 5। तो ये यहां पर ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन हो जाता है विच इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नीचे वाले ब्लॉक की बात करी जाए, अगर अब स्टेप 3 में नीचे वाले ब्लॉक की बात करी जाए, जो फ्रिक्शन है काइनेटिक फ्रिक्शन, वो एक्शन रिएक्शन पेयर की बात करेगा। जो एफ के ऊपर वाले ब्लॉक के लिए पीछे की तरफ एक्ट करेगा, नीचे वाले ब्लॉक के लिए वही एफ के फॉरवर्ड एक्ट करेगा। तो अब देखिए अगला स्टेप क्या हो सकता है। अगला स्टेप हमारा स्टेप 3 है, जो कि सिर्फ नीचे वाले ब्लॉक के लिए बात करेंगे। अब हम देखिए नीचे वाले ब्लॉक के लिए इसको थोड़ा खिसका देते हैं बच्चों। चलिए जी, आप तो जाइए जरा कोने में।
चलिए साथ में ये ब्लॉक का डंडा भी ले आए। चलिए ये हमारा नीचे वाला ब्लॉक है। नीचे वाले ब्लॉक पे जो एफ के ऊपर वाले ब्लॉक पे पीछे की ओर एक्ट कर रहा है, वही एफ के अब नीचे वाले ब्लॉक पे फॉरवर्ड एक्ट करेगा। एफ के की वैल्यू कितनी है देखिए 20 न्यूटन है। एफ के की वैल्यू 20 न्यूटन है। ठीक है, अब नीचे वाले सरफेस पे वेट देखिए ऊपर वाले ब्लॉक और नीचे वाले ब्लॉक, दोनों ब्लॉक का वजन नीचे एक्ट करता है, एक का नहीं दोनों का। तो 5 और 10 15 का वेट 150 न्यूटन। यहां से नॉर्मल रिएक्शन अब R2 जो है वो 150 न्यूटन होने वाला है बच्चों। यहां से नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 150 न्यूटन होने वाली है। ठीक है, अब देखिए यहां पर नीचे स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी। तो यहां स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होगी μs टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। कितना है देखिए, μs है 0.2, नॉर्मल रिएक्शन है 150, तो 0.2 इंटू 150 जो कि आएगा 30 न्यूटन। अभी नीचे वाला ब्लॉक मूव करने से मना कर रहा है बच्चों, क्योंकि नीचे वाले ब्लॉक पे 20 न्यूटन आगे को लग रहा है, बट यहां पर नीचे स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू 30 न्यूटन है। सो लोअर ब्लॉक विल नॉट स्लाइड, लोअर ब्लॉक मूव नहीं करेगा। तो यहां पर केस क्या है, ऊपर वाला ब्लॉक मूव कर गया, नीचे वाला ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, और अगर आपको बोला जाए कि ग्राउंड पे फ्रिक्शन कितना होगा, तो क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर है, तो ये 20 न्यूटन को बैलेंस करके फ्रिक्शन अपने आप को 20 न्यूटन के बराबर करने वाला है। ठीक है, देखिए अब इसका एक और वेरिएंट देखते हैं, और केस क्या हो सकता है। देखिए अगला सवाल कि नीचे वाले सरफेस को अब आपने फ्रिक्शनलेस कर दिया है। ठीक है, नीचे वाले सरफेस को आपने फ्रिक्शनलेस कर दिया है और अप्लाइड फोर्स वही ले लीजिए आप, आपका पिछले क्वेश्चन की तरह 30 न्यूटन। अब अगर नीचे वाला फोर्स देखिए फ्रिक्शनलेस है, तो नाउ यू नो दैट ब्लॉक ए को तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, ब्लॉक ए को तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं। ब्लॉक ए तो वैसे ही बिहेव करेगा जैसे अभी तक कर रहा था। तो देखिए ब्लॉक ए के लिए सिनारियो अभी भी वही रहेगा जो अभी पिछले क्वेश्चन में किया हमने, वो ये था। ए और बी मैंने उल्टा कर दिया है बस, है ना। इसका नाम पहले बी था, इसका नाम ए था, तो ऐसे ही कर लेते हैं। चलिए इसको बी कर लेते हैं, इसको ए कर लेते हैं, है ना, नहीं तो ए और बी में उल्टा केस हो जाएगा, कंफ्यूजन होने लगेगी आपको, है ना। ये M2 था, ये M1 था। चेक करें, चेक करते हैं। यस, M2 M1 B और A। ठीक है, अब सुनिए, अब जो ब्लॉक बी है उसके लिए सिनेरियो वही है जो अभी था थोड़ी देर पहले। आपने एक फोर्स लगाया हुआ है और वो फोर्स की वैल्यू 30 न्यूटन है। यहाँ जो स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन है, यहाँ जो दोनों ब्लॉक्स के बीच का स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो है μs 0.5 टाइम्स 50, आप समझ चुके हैं पहले से, 25 न्यूटन। तो ये ब्लॉक भी स्लाइड कर रहा है, फ्रिक्शन का 25 न्यूटन, ब्लॉक भी स्लाइड कर रहा है, फ्रिक्शन काइनेटिक एक्ट कर रहा है, और इसका एक्सेलरेशन इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। तो देखिए अब आप, तो यहाँ ब्लॉक भी स्लाइड कर रहा है, सेम क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट, इसके लिए जरूरत नहीं है। 30 न्यूटन एफ के पीछे एक्ट कर रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है, एफ के क्यों एक्ट कर रहा है, क्योंकि ये मूव कर रहा है, और ये कितनी है 0.4 इंटू 50 20 न्यूटन। आप इसका एक्सेलरेशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, नेट फोर्स 30 माइनस 20 बाय मास अभी हम कर चुके हैं। नीचे वाले ब्लॉक पे आ जाइए अब अगले स्टेप में नीचे वाले ब्लॉक पे आ जाइए। नीचे वाले ब्लॉक को तो नीचे वाली जमीन से कोई फ्रिक्शन ही नहीं मिल रहा, बहुत शानदार बात है ये। जो एफ के ऊपर वाले ब्लॉक को रोक रहा है वो इसको खींच रहा है। कितना फोर्स लग रहा है अब इस पे, 20 न्यूटन। अब सवाल ये उठता है कि जमीन पे जो दोनों ब्लॉक्स का वेट एक्ट कर रहा है, मैं अब उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं हूं, क्योंकि फायदा तभी है जब म्यू हो, फ्रिक्शन तो तभी होगा जब सरफेस पे फ्रिक्शन होगा, तब म्यू गिवन होगा, तभी हम फ्रिक्शन कंसिडर कर सकते हैं ना। जब ये सरफेस ही फ्रिक्शनलेस है तो नॉर्मल रिएक्शन हमारे लिए कोई काम का नहीं है। तो देखिए यहाँ पर किसी भी तरह का फ्रिक्शन नहीं है, ब्लॉक ए भागेगा, ब्लॉक ए भागेगा, और इसका मास आप मान लीजिए 10 kg है। ठीक है, या आप इसका मास ऐसा करिए, इसके मास को थोड़ा सा चेंज ही कर लेते हैं। चलिए इसके मास को हम 20 kg कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए इसका मास अब 20 kg है। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन आएगा अब 20/20, यानी ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से भागेगा बच्चों। आई होप आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसका मास ऐसे ही चेंज कर दिया, न्यूमेरिकल वैल्यूज, और कुछ भी होती फर्क नहीं पड़ने वाला था खास। चलिए राइट, अगला क्वेश्चन फिर से आ गया कि अब आपने यहां पर जो अप्लाइड फोर्स है ना, आपने इन दोनों ब्लॉक्स के बीच के स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम लगाया है। मान लीजिए आपने फोर्स 10 न्यूटन ही लगाया है, आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है। अब ये जो फोर्स आपने लगाया है वो सफिशिएंट नहीं है दोनों ब्लॉक्स को सेपरेट
करने में। चलिए ठीक है, तो अगर हम दोनों ब्लॉक्स को सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होगा, तो देखिए ऊपर वाले ब्लॉक के लिए देखिए पहले आप, ठीक है, ए और बी अब नहीं कर रहा मैं चेंज, कोई बात नहीं, अब इसको नया क्वेश्चन समझ लीजिए बच्चों, ठीक है, मैंने कहीं बी कहीं ए कर दिया, बट दैट इज फाइन, छोड़िए ना, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है, हाँ रुकिए, अब यहां क्या हो रहा है, अब इन दोनों ब्लॉक्स के बीच का स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन अभी भी वही है, कितना 0.5 टाइम्स, इसका वेट कितना है 50, तो 0.5 टाइम्स 50 यानी 25 न्यूटन। स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू अभी भी 25 न्यूटन ही है बच्चों, ठीक है। अप्लाइड फोर्स कितना है, अप्लाइड फोर्स मात्र 10 न्यूटन है। अब आपने जो फोर्स लगाया है, आपके द्वारा लगाया हुआ अप्लाइड फोर्स स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, तो ब्लॉक जो ऊपर वाला अपर ब्लॉक लिख देता हूं, ए बी छोड़िए, अपर ब्लॉक विल नॉट स्लाइड ओवर ब्लॉक बी, ओवर लोअर ब्लॉक, ठीक है, बस अपर ब्लॉक विल नॉट स्लाइड, बात ही खत्म हो गई ना, ऊपर वाला ब्लॉक मूव नहीं करेगा, ठीक है भैया। अब वो मूव नहीं कर रहा, यानी ऊपर वाला ब्लॉक और नीचे वाला ब्लॉक ना आपस में सेपरेट नहीं हो रहे। अगर ये सेपरेट नहीं हो रहे ना, तो इनके बीच में फ्रिक्शन बहुत ज़बरदस्त है, और इनके बीच का फ्रिक्शन इतना ज़बरदस्त है कि इनको सेपरेट नहीं होने दे रहा, तो अभी ये दोनों सिंगल बॉडी बन जाएंगे। इनके बीच की दीवार हटा दीजिए, दे विल बिहेव लाइक अ सिंगल ब्लॉक, दे विल नाउ बिहेव लाइक अ सिंगल ब्लॉक ऑफ मास 5 और 10 15 किलो। अब ये 15 किलो का सिंगल ब्लॉक है, अब बात खत्म हो गई है। अब देखते हैं 15 किलो के सिंगल ब्लॉक पे, अब अगर आपने फोर्स यहाँ पर लगाया है 10 न्यूटन, अब नीचे वाली ज़मीन पे देखते हैं फ्रिक्शन है या नहीं है, क्योंकि अभी एक सिंगल ब्लॉक बन चुका है, क्योंकि इनके बीच में ग्लू लगा हुआ है और वो ग्लू का नाम है फ्रिक्शन, वो बहुत तगड़ा ग्लू है बच्चों, और वो दोनों ब्लॉक को सेपरेट नहीं होने दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ नीचे वाला सरफेस अगर फ्रिक्शनलेस है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन दोनों का कंबाइंड हो जाएगा, बोथ दी ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, है ना, ब्लॉक्स मूव टुगेदर, ब्लॉक साथ में मूव करेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ ए और एक्सेलरेशन ऑफ बी बराबर होगा, अप्लाइड फोर्स 10 अपॉन टोटल मास कितना है, टोटल मास है यहाँ पर 5 और 10 टोटल, तो इस एक्सेलरेशन से दोनों साथ में मूव करने वाले हैं, दोनों सेपरेट नहीं होने वाले हैं। देखिए ऐसा भी केस हो सकता था कि नीचे तगड़ा फ्रिक्शन दिया होता कि पता लगा ए भी मूव नहीं कर रहा, बी भी मूव नहीं कर रहा, दोनों एट रेस्ट हैं, तो दिस इज ऑल्सो अ सिंपल पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो हमने देखा कि एक ऐसा केस था जब दोनों ब्लॉक्स डिफरेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहे थे, एक ऐसा केस था ऊपर वाला ब्लॉक मूव कर रहा था, नीचे वाला मूव नहीं कर रहा था, और एक ऐसा केस है जिसमें दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब और तो कुछ हो नहीं सकता। चलिए एक और केस ये कर सकते हैं हम सिंपल सा डिस्कस, कि अगर फोर्स लोअर ब्लॉक पे लगाया जाए, तो फोर्स अप्लाइड ऑन लोअर ब्लॉक का केस देख लीजिए। इतनी ही बातें हम फोर्स अप्लाइड ऑन लोअर ब्लॉक, इतनी ही बातें हम फिलहाल के लिए नीट लेवल या अभी के जो जेईई मेंस का लेवल आ रहा है उसके लिए डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। 3 ब्लॉक या और थोड़े तगड़े वाले क्वेश्चंस कि मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत है अभी फिलहाल के लिए क्रैश कोर्स में। चलिए, तो आपने लोअर ब्लॉक पे 30 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो भैया आप करें क्या, तो मामला हो गया है बहुत पेचीदा। अब सुनिए, जब भी आप लोअर ब्लॉक पे फोर्स लगाते हैं ना, तो आपको पहले एज्यूम करना है, लेट अस एज्यूम दैट बोथ दी ब्लॉक्स मूव टुगेदर। हो सकता है हमारी अजम्पशन गलत हो आगे जाके, बट फिलहाल हम मानते हैं कि दोनों ब्लॉक्स अगर साथ में मूव करते हैं तो दोनों को कितना एक्सेलरेशन से मूव करना है, राइट। तो देखिए स्टेप 1 यहां पर क्या होता है, स्टेप 1 ये है, लेट अस एज्यूम दैट बोथ दी ब्लॉक्स मूव टुगेदर। एज्यूम कर लीजिए कि दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं, हाँ ठीक है। अब अगर दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, दोनों सिंगल ब्लॉक बन गए, तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, दोनों का जो कॉमन एक्सेलरेशन होगा ना वो ये होगा, अप्लाइड फोर्स तो 30 ही है, नीचे फ्रिक्शनलेस सरफेस है, अब इनके बीच का फ्रिक्शन मैं कंसीडर नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि अगर मैं दोनों ब्लॉक्स को एक सिंगल सिस्टम मान के चल रहा हूं, तो जो इनके बीच का फ्रिक्शन है वो इंटरनल फोर्स है। ऊपर वाले ब्लॉक के लिए जिस डायरेक्शन में जितनी वैल्यू होगी उतनी ही वैल्यू नीचे वाले ब्लॉक के लिए होगी, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, एंड इंटरनल फोर्सेस एनीवेज आर गोइंग टू कैंसिल फॉर अ सिस्टम नॉट फॉर अ सिंगल ब्लॉक। अगर एक सिंगल ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो आपको फ्रिक्शन को कंसीडर करना पड़ेगा दोनों ब्लॉक्स के बीच में, बट बोथ दी ब्लॉक्स टुगेदर, अगर आप दोनों को कंबाइंड एज अ सिस्टम मान के चलते हैं, तो दोनों के बीच के फ्रिक्शन को
इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो फिर सिस्टम के लिए इंटरनल फोर्स रहेगा। अब सुनिए, कॉमन एक्सेलरेशन कितना है? 30 फोर्स है। दोनों का टोटल मास कितना है? 1 और 2, 1 और 2, यानी दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात। अब ऊपर वाले ब्लॉक पे बात करिए, तो यहां दो तरह से समझा जा सकता है कि दोनों को कॉमन एक्सेलरेशन अगर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करना है, तो ऊपर वाले ब्लॉक को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करने के लिए कितना फोर्स चाहिए? सही है, तो एक बार चेक करते हैं। देखिए, अब स्टेप 2 देखिए क्या बोलता है। देखिए, हमारी अजम्पशन है कि हम साथ में ब्लॉक मूव कर रहे हैं। अब हमारी अजम्पशन साबित सही होती है या गलत होती है, वो हम स्टेप 2 में देखते हैं कि हमने बोल तो दिया साथ में मूव करने, बट करेंगे या नहीं करेंगे ये तो देख लेते हैं। तो देखिए, अब आप क्या करने वाले हैं, यू कैन इंटरप्रेट दिस थिंग इन 2 वेज। ठीक है, एक तरीका ये है कि अब आपको ये तो पता लग ही गया है कि इसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है अगर दोनों साथ में मूव करते हैं तो। ठीक है, ये 1 किलो का है और ये 2 किलो का है। ठीक है, अब अगर नीले वाले ब्लॉक को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे जाना है, तो इसको एक फोर्स चाहिए फॉरवर्ड 10 न्यूटन का। आगे की तरफ इसको 10 न्यूटन का एक फोर्स चाहिए। ठीक है, इस पे जो लगना चाहिए, एक तरीके से इस पे एक 10 न्यूटन का फोर्स लगना चाहिए। अब इस पे कौन फोर्स लगा रहा है? हम तो लगा नहीं रहे हैं, हम तो नीचे वाले ब्लॉक पे लगा रहे हैं। तो इस पे फोर्स सिर्फ फ्रिक्शन लगा सकता है, फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स इस पे फोर्स लगा सकता है। अब देखते हैं कि दोनों ब्लॉक्स के बीच के फ्रिक्शन की अधिकतम वैल्यू कितनी है। भाई, अपनी वैल्यू से ज्यादा फोर्स, अब ये यहां इसके लिए जो फ्रिक्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन, वैसे इस वाले ब्लॉक पे ऊपर की तरफ एक्ट करेगा और नीचे वाले ब्लॉक पे पीछे की तरफ एक्ट करेगा, क्योंकि ऊपर वाले ब्लॉक को आगे ले जाने का काम इन दोनों के बीच के फ्रिक्शन का ही है। ठीक है, और नीचे वाले ब्लॉक पे पीछे का एक्ट करेगा। चलिए, तो अब इनके बीच में हम देखते हैं पहले कि ऊपर वाले ब्लॉक पे लगने वाले स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो कितनी सकती है। तो देखिए, μs है 0.5 और 1 किलो का बॉडी है, इसका वजन 10 न्यूटन, तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन 10 न्यूटन ही होगा। तो 0.5 इंटू इसका वेट 10 न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन 10 न्यूटन, तो ये 5 न्यूटन हो गया। भाई साहब, स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन 5 न्यूटन हो सकता है, तो स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 5 न्यूटन है और इस ब्लॉक को आगे सिर्फ फ्रिक्शन ही ले जा सकता है। अब फ्रिक्शन 5 न्यूटन से ज्यादा नहीं हो सकता, तो इस ब्लॉक को कहां से 10 न्यूटन मिलेगा? यानी ये ब्लॉक 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर ही नहीं सकता, क्योंकि फ्रिक्शन इज नॉट sufficient enough to provide it an acceleration of 10 meter per second square or provide it a forward force of 10 न्यूटन टू द ब्लॉक। रेदर अगर ये स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू 12 न्यूटन रही होती या 10 न्यूटन भी रही होती तो हमारा काम हो जाता। मतलब स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन दोनों ब्लॉक्स के बीच में 12 न्यूटन है और इसको 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, यानी दोनों ब्लॉक्स को साथ में मूव कराने के लिए ऊपर वाले ब्लॉक को 10 न्यूटन के फोर्स की आवश्यकता थी। तो स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन अपने आप को सेल्फ एडजस्टिंग नेचर की वजह से 10 न्यूटन के बराबर रख लेता और दोनों साथ में मूव कर लेते। अब ये स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है सफिशिएंट नहीं है कि इसको 10 न्यूटन का फोर्स प्रोवाइड कर सके, देयरफॉर ब्लॉक्स विल नॉट मूव टुगेदर। देयरफॉर ब्लॉक्स विल नॉट मूव टुगेदर, ब्लॉक साथ में मूव नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए, इसको ऑल्टरनेटिवली एक तरीके से और समझा जा सकता है। अब मान लीजिए कि एक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर यहां पर इस ब्लॉक के साथ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव करता है, तो वो नीले वाले ब्लॉक पे सूडो फोर्स लगाएगा। नीले वाले ब्लॉक पे सूडो फोर्स की वैल्यू होगी इसका मास इंटू एक्सेलरेशन 10, ये सूडो फोर्स हो गया, ये हो गया सूडो फोर्स। ये दूसरा तरीके से भी समझा जा सकता है, बात एक ही है। सूडो फोर्स पीछे, स्टैटिक फ्रिक्शन आगे। स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू 5 न्यूटन, फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन। अब स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन इस सूडो फोर्स को बैलेंस नहीं कर सकता, तो ऑब्वियसली दोनों ब्लॉक्स को सेपरेट होना ही पड़ेगा, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ब्लॉक्स विल नॉट मूव टुगेदर। अब जब साथ में ही नहीं मूव करे, यानी हमारी पहली अजम्पशन जो थी वो गलत थी। हम ये मान के चल रहे थे कि दोनों ब्लॉक साथ में मूव करेंगे, लेकिन एक्चुअली में वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें, जब हमने बोल दिया कि दोनों ब्लॉक साथ में मूव नहीं करेंगे, तो हमें दोनों ब्लॉक्स के लिए सेपरेटली फ्री बॉडी डायग्राम डील करना पड़ेगा। तो देखिए, अब ऊपर वाले ब्लॉक के लिए सेपरेटली आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। अब आपको ये बात ऑलरेडी पता है कि अगर ये ब्लॉक सेपरेट हो रहे हैं तो नीचे वाले ब्लॉक पे अगर आप देखते हैं तो नीचे वाले ब्लॉक पे आप फोर्स 30 न्यूटन का आगे अप्लाई कर रहे हैं, और देखिए नीचे वाला सरफेस जो ग्राउंड है वो फ्रिक्शनलेस है, जो ग्राउंड है वो फ्रिक्शनलेस है, राइट। और यहां पर जो दोनों ब्लॉक्स के बीच का फ्रिक्शन है वो
नीचे वाले ब्लॉक को रोकने वाला है, और फ्रिक्शन काइनेटिक है क्योंकि स्टैटिक हो नहीं सकता, क्योंकि अब ये रिलेटिव मोशन तो हो ही रहा है, ब्लॉक ऊपर वाला नीचे वाले ब्लॉक पे स्लाइड कर रहा है। अब काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? 0.4 इंटू 10 न्यूटन, इसका वेट 10 न्यूटन है ना, तो 0.4 इंटू 10 यानी 4 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगी। अब अगर आप नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना चाहें तो वो एक्सेलरेशन आप निकाल लीजिएगा नीचे वाले ब्लॉक का, इसका जो भी नाम दें आप, 2 kg का ब्लॉक का नाम ब्लॉक 2 दे दीजिए, ठीक है। 30 माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन, 30 माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन अपॉन इसका मास, परफेक्ट है बच्चों, राइट। अब अगर ऊपर वाले ब्लॉक पे बात करी जाए तो यही काइनेटिक फ्रिक्शन जो नीचे वाले को रोक रहा है वो ऊपर वाले को आगे खींच रहा होगा उसी फोर्स से, 4 न्यूटन से। इसका मास 1 kg है, और अगर हम इसका एक्सेलरेशन अब देखें a1, तो वो होगा जो भी इसको खींच रहा है फोर्स अपॉन इसका मास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर दोनों केसेस में, यहाँ पर जो दोनों केस हैं उनमें दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन डिफरेंट आ रहा है और दोनों साथ में मूव नहीं कर रहे हैं। अगर सवाल ये होता कि नीचे वाले ब्लॉक पे मैक्सिमम कितना फोर्स लगाया जा सके जब तक कि दोनों ब्लॉक साथ में मूव करते हैं, तो सुन लीजिए मेरी बात। मैं इस बात को ना कॉन्सेप्चुअली आपको ओरली बताता हूं बिना सॉल्व करे। लोअर ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है कैपिटल F, दोनों का मास m1 और m2 है। अगर दोनों साथ में मूव करते हैं तो इनका कॉमन एक्सेलरेशन होगा अप्लाइड फोर्स अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2। उस कॉमन एक्सेलरेशन से ऊपर वाले ब्लॉक को मूव करने के लिए फोर्स चाहिए होगा, वो होगा उसका मास m1 इंटू द कॉमन एक्सेलरेशन विच इज f ओवर m1 प्लस m2। तो ऊपर वाले ब्लॉक को कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करने के लिए फोर्स चाहिए होगा m1 इंटू f, ऊपर वाले ब्लॉक का मास m1 है, m1 इंटू f डिवाइडेड बाय टोटल मास। और वो फोर्स अगर स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू के बराबर हो जाता है तो वो मैक्सिमम फोर्स होगा जब तक कि दोनों साथ में मूव करेंगे। अगर वो रिक्वायर्ड फोर्स स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू से ज्यादा आता है देन दे आर एनीवेज गोइंग टू गेट सेपरेटेड बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर बच्चों वर्क एनर्जी इन वन शॉट कल मिलेगा। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, आपकी तरफ से थोड़ा काम स्लो चल रहा है, जल्दी जल्दी बच्चों लेक्चर्स पूरे करिए। कल वर्क एनर्जी पार इन वन शॉट मिलने वाला है, परसों आएगा कोलिजन्स वन शॉट। थैंक यू बच्चों।